एक शहर का डेवलपमेंट या एक शहर का जो हिस्ट्री है, वो आज के बहुत से जो हमारे प्रोसेस है उसको ड्राइव करता है, उसको इन्फॉर्म करता है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्ट्री होता है। और शहर के बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, शहर के बहुत सारे जो लीगल फ्रेमवर्क्स है, सोशल फ्रेमवर्क्स है, कल्चरल फ्रेमवर्क्स है, वो उस एक प्रोसेस से आते हैं। और कई बार हम कहाँ खड़े हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम उस प्रोसेस को कैसे देखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो आपने भी आर्टिकल लिखा था, तो उसमें सिद्धार्थ नगर के डिमोलिशन पे फॉर एग्जांपल somebody called शशि रंजन was celebrating that act, and उसी के दूसरे साइड पे जिनका घर डिमोलिश हुआ है, जो उनसे रिलेटेड है, were looking at it as a disaster। तो वो हम कहाँ पे खड़े हैं, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, उससे भी ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, सारे प्रोसेस इन्फ्लुएंस होते हैं, और हम लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग में इन्फ्लुएंस होती है। तो उस चीज़ में हम बहुत क्लियरली मानते हैं कि हम लोग तो मज़दूरों के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं, लेकिन ये जो ब्रॉड रिसर्च है, कोशिश की गई है कि इसको उस आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना किया जाए, और उसको फैक्ट बेस्ड भी रखा जाए कि ये हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ है या सिर्फ मेरे पर्सपेक्टिव में हुआ है, ऐसा होता है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं मेंटर भी है, सिमप्रीत करके। वो हमेशा बोलता है कि जिस शहर का इतिहास एक दहेज से शुरू हुआ हो, वो शहर ज़िंदगी भर प्रॉब्लम्स में ही रहेगा। तो मुंबई का जो इतिहास है वो एक दहेज के साथ शुरू होता है, जिसमें पोर्चुगीज़ रानी की जब ब्रिटिश राजा के साथ शादी होती है, तो उस दहेज में वन ऑफ द चीज़ें जो उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट करी थी, उसमें ये बॉम्बे के 7 रेवेन्यू आइलैंड्स भी थे। और उससे पहले जो बॉम्बे का इतिहास है, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर कुछ एरियाज़ में काफ़ी सारे गांव थे, और टुवर्ड्स थाने, पालघर, रायगढ़ वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉम्बे वॉज ऑल्सो द नॉट बॉम्बे बट दिस रीजन वॉज द सेंटर ऑफ फर्स्ट नेवल फोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो शिवाजी महाराज ने शुरू किया था। ये पूरा जो टेरिटरी भी है, वो आजू बाजू का पूरा एरिया जो है वो शिवाजी महाराज के सबसे एक्टिव वर्क प्लेसेस में से था। और उसका जो हिस्ट्री है वो सराउंडिंग बॉम्बे बहुत एक्टिव हिस्ट्री आज भी एग्जिस्ट करता है, और एक्टिव पॉलिटिक्स भी एग्जिस्ट करता है उसके अराउंड। तो the city of Bombay started with the development, with this transfer of 7 revenue islands to Britishers। Islands तो actually और भी बहुत सारे थे, पर 7 ही revenue island थे। Now one of the ये आज का जो हम पूरा डिस्कशन करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारे प्रोसेस जो बहुत हिस्ट्री में शुरू हुए, वो आज भी वेरियस फॉर्मेट्स में कंटिन्यू हो रहे हैं। इनफैक्ट वही प्रोमिनेंट फॉर्मेट्स है जिससे हमारा शहर डेवलप हो रहा है। तो जब ब्रिटिशर्स ने अराउंड 1700s में डिक्लेयर किया कि बॉम्बे इज़ अ वेरी सूटेबल एरिया टू डेवलप अ बड़ा पोर्ट, बड़े पोर्ट के लिए बहुत अच्छी जगह रहेगी, और इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम इशू किया। उसके भी 2 रीज़न थे। एक तो सूरत जो था वो रेगुलरली वॉरफेयर के बीच में था, तो जहांगीर जो था, उसके बाद मुगल्स जो थे, वो कंटिन्यूसली सूरत में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे और अपोज कर रहे थे। और सूरत जो तभी बड़ा पोर्ट था, उसको वो पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उसके ऑल्टरनेटिव में बॉम्बे वॉज सेलेक्टेड एज द न्यू कैपिटल, और द alternate to Surat, which was the existing sort of western coast capital of that time। दूसरा ये था कि ब्रिटिशर्स का ओनली इंटेंशन था कि बॉम्बे को एज देयर कैपिटल टू लूट की तरह यूज़ किया जाए, एज अ कैपिटल वेयर फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फॉर
द एम्पायर। उसका और कोई पर्पस नहीं था, उसका मेन पर्पस यही था कि यहाँ से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, पूरे इंडिया से कैसे एक्सट्रैक्ट करके बॉम्बे से ले जाया जा सके। और उसी इंटेंशन के साथ उन्होंने बॉम्बे को डेवलप करना शुरू किया। तो नेचुरली दे डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग अ सिटी, they only wanted to invest in building infrastructure that can extract the resources of this country। और इसीलिए फर्स्ट जो उन्होंने आज जिसको हम फोर्ट बोलते हैं, वो फोर्ट इसलिए है बिकॉज दे कंस्ट्रक्टेड अ वॉल्ड सिटी, कि ये जो दीवार है ये वॉल्ड सिटी है, इसके अंदर जो है ब्रिटिश कंट्रोल डॉकयार्ड रहेगा, और वहाँ से डॉकयार्ड रहेगा, आर्मी का सेंटर रहेगा, और वहाँ से चीज़ों को ले जाया जाए। एंड मेन इंटेंशन वॉज नॉट टू डेवलप दिस एज अ सिटी बट एज अ सेंटर टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड शिपिंग सेंटर टू एक्सट्रैक्ट स्टफ। Naturally, they saw all Indians as enemies, या all Indians as another resource to extract other resources। तो इनसे काम करवाओ, काम करवा के रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को पॉसिबल करवाओ। वो अपने आप तो होगा नहीं, और ब्रिटेन से तो वो वर्कर्स लेके आने से रहे। तो सारा जो नेटिव्स उस रीजन में रहता था, विच इज़ फोर्ट बेसिकली सायन, माहिम, whatever is the end of धारावी towards the southern side, ये जो पूरा वॉल सिटी क्रिएट किया, इसके अंदर जितने नेटिव्स रहते थे उनको सबको ब्रिटिशर्स ने एक्सपेल कर दिया, which one can say is the first wave of major displacement in order to create Mumbai city। So all natives were removed from that whole southern side of the city and pushed outside the city। तो धारावी क्यों इतना बड़ा स्लम है, या जैसे ही आप वो वर्ल्ड सिटी के बाहर आते हो एंड यू सी ह्यूज स्लम्स, तो वो उसका मेन रीज़न ये है, आपको अंदर फिर भी चौल मिलेगी लेकिन बाहर तो आपको बड़े बड़े स्लम्स मिलेंगे। उसका मेन रीज़न यही है कि जस्ट आउटसाइड द बॉर्डर पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन। सुबह जाते थे अंदर, काम करते थे, काम करके वापस स्लम्स में आके रहते थे। एंड वॉट एवर दे वॉन्टेड टू क्रिएट फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, फॉर देयर पार्ट टाइम रेसिडेंस वर्क, दे क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Now this idea that you can remove thousands of natives to develop a city, ये आज भी उतना ही persistently linger करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये लोग बोल रहे हैं कि फोर्थ मुंबई बनानी है, तो फोर्थ या थर्ड मुंबई बनानी है। नवी मुंबई जब बनी थी, आप उसका भी प्रोसेस देखेंगे तो सेम प्रोसेस है। एंटायर विलेजर्स वर रिमूव्ड, ठीक है, दे वर कॉम्पनसेटेड एंड देर वॉज अ ह्यूज मूवमेंट टू गेट अ फेयर कॉम्पनसेशन ऑल्सो। जो डी.वाई. पाटिल आज जिनको इतना माना जाता है, वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दैट मूवमेंट। पर फॉर नवी मुंबई एंटायर विलेजेस, ऑल फार्मर्स वर रिमूव्ड। अभी थर्ड मुंबई और फोर्थ मुंबई जो ये बोल रहे हैं पालघर में है। तो ऑलरेडी इफ यू लुक एट देयर प्लान्स, it has no relationship with what that region is। वो पूरा alien sort of development है, displacement है। It will actually displace everything till Dahanu, all the villages, all the villagers till Dahanu, and create a fourth Mumbai। So that idea that for this larger thing called development, you can actually remove thousands of people, or you can actually displace people, is very much a colonial idea, is very much an idea which our colonizers have taught us। And it is also an idea which capitalism, वो capitalism के अंदर हमेशा ब्रू करता है कि ये लूट के लिए आप लोगों को हटा सकते हैं। अभी सेकेंड थिंग वॉज कि अगर शहर को डेवलप करना है तो ब्रिटिशर्स ने तो एक बहुत ही बेसिक डॉक वगैरह डेवलप किया, बट इन ऑर्डर टू डेवलप अ लार्जर
सिस्टम ऑफ दिस लूटिंग। तो डॉग के साथ आपका यहाँ पे कितने लोग 10 साल पहले भिवंडी गए हैं? एनीबडी बीन टू भिवंडी 10 years ago? 10 साल पहले तुम लोग कभी भिवंडी गए? भिवंडी ऑक्ट्रॉय नाका था, एंड वहाँ पर ऐसा 8 दिन 10 दिन का ट्रैफिक जैम लगता था, और सारा गुड्स जो है भिवंडी में अनलोड होता था और फिर छोटे छोटे टेम्पोज में भर भर के, आज भी वैसा होता है, मुंबई में आता था जीएसटी आने से पहले। अभी भिवंडी हैज़ अ large number of industries just to do packaging, just to do some basic processing of that good, dividing that good into smaller units and bringing it into the city. तो वहाँ पे ऐसा आपको, आप भिवंडी जाओगे आपको हर ऑल्टरनेट खंबे के ऊपर, दीवार के ऊपर पोस्टर दिखेगा, पैकेजिंग जॉब अवेलेबल, ये फलाना जॉब, ऑल दैट जॉब्स स्टिल एग्जिस्ट। तो सिमिलरली जब यहाँ पे डॉकयार्ड बना, देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ सच प्रोसेसिंग वर्क, कि इसको लोड करना है, ये करना है, वो करना है। और उस तरह के प्रोसेसिंग वर्क के लिए ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट कि ये प्रोसेसिंग वर्क भी हम करें। दे वांटेड टू क्रिएट इंडिया से कुछ कैपिटलिस्ट वुड डू दैट काइंड ऑफ बेसिक पैकेजिंग एंड इंडस्ट्रियल वर्क। और इन ऑर्डर टू एनकरेज देम, ब्रिटिशर्स ने एक फर्स्ट लैंड सर्वे किया ऑफ ऑल द आइलैंड्स, विच वी स्टिल यूज। कभी भी हम लोग लैंड सर्वे मैप्स देखते तो उसमें CTS नंबर इज व्हाट वी यूज, CTS नंबर, और फिर विलेज का नाम डालते हैं, तहसील का नाम डालते हैं, तो आपको लैंड रिकॉर्ड आता है। दैट CTS नंबर वॉज क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स, और उन्होंने इसलिए क्रिएट किया कि जो इन्वेस्टर्स है उनको लैंड कैसे दी जाए, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था, उससे पहले सिर्फ लगान का कंसेप्ट था, रेवेन्यू। तुमने इतना खेती किया है, इतना उगा है, इतना परसेंटेज तुमको जो भी तुम्हारा लैंडलॉर्ड है उसको देना है, साहूकार है, देशमुख है, जो उसको देना है। वो कंसेप्ट जो है कि कोई जमीन का मालिक है, ये ब्रिटिशर्स लेकर आए, और उसके लिए उनको ये सब सर्वे वगैरह करना पड़ा कि इतना ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, इसके मालिक। एंड अराउंड 17, मतलब टुवर्ड्स द लेट एंड ऑफ 18th century, 1780s 90s, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, ब्रिटिशर्स ने गजेट्स निकालना शुरू किया कि फॉर एग्जाम्पल ये पीस ऑफ लैंड है, who owns this, whoever is using this piece of land or whoever is owning this piece of land should report it to Britishers कि ये लैंड है, इसका एक तरह से रिकॉर्ड बन रहा है, आप आके रजिस्टर करवा लीजिए। एंड ब्रिटिशर्स वेरी वेल न्यू कि यहाँ की कैपिटलिस्ट क्लास कौन है, और कैपिटलिस्ट क्लास वर ऑलरेडी वेरी मच इंटरेस्टेड इन व्हाट ब्रिटिशर्स वर डूइंग। तो पारसी, मारवाड़ी, गुजराती, these 3 communities benefited the most out of this process. तो आज भी मुंबई की 12 फैमिलीज के पास यहाँ की 40% प्राइवेट लैंड है। तो 40% ऑफ दिस सिटीज लैंड इज एक्चुअली विथ ओनली 12 फैमिलीज, और ये उनको इस वजह से मिली क्योंकि इस प्रोसेस में उन्होंने अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ लैंड को खुद का बता दिया, और ब्रिटिशर्स वर मोर देन हैप्पी। तो हम लोग वो गोदरेज का देखते हैं, वाडिया का देखते हैं, एक दिनशॉ ट्रस्ट करके है, आप लोग देखेंगे, पूरे पूरे पहाड़, पूरे मैनग्रोव्स, large amount of forest belong to somebody called a trust called Dinshaw Trust. Or what happened to the people who were doing agriculture, doing their livelihood on it? उन सबको यहाँ पे किसी ने 7/12 देखा है? 7/12 यूज किया है कभी? 7/12 में एक्चुअली 3 ओनरशिप होती है। एक तो है कि एक्चुअल ओनर कौन है, फिर एक है कि यूजर कौन है, और फिर एक है कि एनक्रोचर कौन है। तो जो एक्चुअल वहाँ पे खेती कर रहे थे या उस लैंड को यूज कर रहे थे, वो सब तो बन गए यूजर्स, ओनर्स बन गए जिन्होंने रजिस्टर किया एज ओनर्स, और
एनक्रोचर्स बन गए, जो उसके बाद में फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर मुझे लगा अभी एक खेत को ख़त्म करके यहाँ पे एक 100 घर बना देता हूँ छोटे झोपड़ी जैसे, और उनको बेच देता हूँ, बिकॉज खेती में से जितना उगा पा रहे हैं उतना तो घर बना बना के लोगों को और ज़्यादा नीड है। तो जो उन घरों में रहने आए, जिन्होंने खरीदे एक तरह से, वो सब बन गए एनक्रोचर्स। थोड़ा हमारे आज के टाइम से भी कनेक्ट करें तो सिद्धार्थ नगर जैसे है। सिद्धार्थ नगर ओरिजिनली एक कोली की लैंड थी। कोली एक्चुअली उसका यूज़र था, उसका 7/12 में यूज़र की तरह नाम है, और सरकार जो है उसकी ओनर थी, तो वो ओनर का रहने देते हैं। कोहली जो यूज़र था वो एक टाइम तक उसको पूरे एरिया को फिशिंग के लिए और ड्राइंग के लिए यूज़ करते थे, और एट सम पॉइंट उन्होंने सोचा कि यार अभी ये स्लम बनाऊंगा, 800-900 मतलब 2-3 हज़ार घर बनेंगे उस पर, 2-3 हर घर को अगर 10 लाख में भी बेचूंगा तो 20-30 करोड़ रुपए हो जाते हैं। थोड़ा पैसा इधर उधर खिला के मेरी तो लाइफ सेट है। तो खेती करके उसमें से कितना वो कमा लेगा, तो उसने वो पूरे एरिया को स्लम में डिवाइड किया। वहाँ पर फिर वो घर बेचे, फिर पानी बेचता था, लाइट बेचता था, एंड दिस प्रोसेस हैपेंड अक्रॉस मुंबई। तो कोहली हैड अ यूजरशिप राइट, स्लम डेवलपर्स बिकम एनक्रोचर्स, एंड ओनर बिकेम द गवर्नमेंट। ये आपको हजारों 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 प्रॉपर्टीज में ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी एग्जिस्ट करता है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, या प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मुंबई की लैंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो इस प्रोसेस से शुरू हुआ कि ब्रिटिशर्स ने बोला जिसको ज़मीन चाहिए, खासकर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चाहिए, तो इंडस्ट्री बना रहे हैं इतनी और ज़मीन मिलेगी आपको इतनी, आप फ्यूचर में बनाओ। आप देयर वाज दिस आइडिया कि ज़मीन होगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें। वो ब्रिटिशर्स को इसलिए आइडिया है क्योंकि ब्रिटिश कैपिटल डेवलप्ड लाइक दैट, that people invested in land to earn profits out of it. Imagine करो कि most of those land is still lying vacant. उसकी हजारों एकड़ जमीन आज भी वेकेंट है, एंड उसको बस उसके प्रॉपर्टी को इंक्रीज किया जा रहा है, कभी तो सेल करेंगे उसके लिए, बट देयर हैज बीन बट नॉट अ सिग्निफिकेंट कैपिटल डेवलपमेंट थ्रू द लैंड, कि ये लैंड को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाए, इसको सिर्फ एक रेंट पाने के लिए यूज़ नहीं किया जाए, इस पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की जाए जिससे शहर का एक अलग टाइप का डेवलपमेंट हो। तो हाँ, तो जो भी वो कैपिटलिस्ट फैमिलीज थे या लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स, तो क्या उन्होंने जो लैंड ब्रिटिशर्स से खरीदी पैसा देके या जस्ट क्लेम की। इट वॉज अ सर्वे टू अंडरस्टैंड द लैंड राइट्स इन इंडिया। तो इन लोगों ने क्लेम किया कि ये इसके ओनर्स हैं। तो और इन द क्लेमिंग प्रोसेस was there any ऐसा socially ownership of the owners, or was it just random? रैंडम मतलब मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, मेरा यहाँ पे प्लानिंग है, ये सारे खेत मेरे हैं, ये सारे जो खेती कर रहे हैं ये मेरे लिए खेती कर, मतलब ये मुझे टैक्स भरते हैं, हम शेयर होल्डिंग। यस, बट दीज आर नॉट इवन फ्यूडल्स। ये जमीन के फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स भी नहीं थे, ये जमींदार भी नहीं थे, दीज वर प्योरली फ्रॉड्स। ये जमीन किसकी, मतलब ये जमीन किसकी है तो वो खुद की डिक्लेयर कर देना, और क्योंकि कास्ट में बहुत हायरार्कीली ऊपर थे तो उनके लिए इजी था किसानों को या उस पर जो काम कर रहे हैं उनको ये बुलवाना कि हम सिर्फ यूज करते हैं, है उनकी। अभी भी हम लोग गांव में जाएंगे तो आपको, जिन लोगों के गांव है, 90% ऑफ लैंड ओनर्स हैव लेफ्ट द विलेजेस। वो अपनी जमीन पे 2-4 केयर टेकर को रख के चले गए हैं, उस पर वो खेती चलती रहती है, जो भी चलता रहता है। तो वो केयर टेकर इन मुंबई व्हाट हैपेंड कि वो लोगों को केयर टेकर का दर्जा दे दिया गया जो एक्चुअल में उसको यूज कर रहे थे। दैट इज वाई आरपीआई करके जो फर्स्ट आरपीआई बनी थी, और उसके जो लीडर थे दादा साहब गायकवाड़, उनका
मुंबई शहर के लिए नारा था, वो यही था कि लैंड टू द टिलर एंड लैंड टू द मूल निवासी था, कि भाई वो जिसको जिससे ले ली गई है उसकी ज़मीन है ये। और अभी भी एक बहुत बड़ा केस चल रहा है आईआईटी की लैंड के लिए। आईआईटी के बाजू में जो हीरानंदानी है और फिर पवई का जो डोंगर है, वो वहाँ के जो आदिवासी है वो बोल रहे हैं कि ये हमेशा से हमारा था। ये तुम मतलब ये आईआईटी का कैसे हो गया, ये हीरानंदानी का कैसे हो गया और एटसेट्रा कैसे हो गया, हमारा मतलब क्लेम है इसका 600-700 साल का है। वो कोर्ट में अभी भी चल रहा है। मोतीराम सालवे करके है। इनफैक्ट जय भीम नगर में भी उन लोगों का क्लेम है उस जमीन के ऊपर भी। अच्छा, मेरे को दूसरी बात कि 7/12 से रिलेटेड, तो जब हम दनीसर में भी हो जो रेलवे लैंड के इधर टाइम पे भी गए थे, इधर गाँव यस, है, तो थोड़े लोगों के पास उधर का 7/12 था, तो देवर द यूजर्स नॉट द, so there we were trying to see the distinction between users versus encroacher, right? Like some were people हाँ, जिन्होंने खरीदा था from the user. इन सम केसेस दे वर ऑल्सो दी ओनर्स। मतलब ऐसा नहीं था कि हर एक जमीन ही ले ली। फॉर एग्जाम्पल वो गांव का जिधर घर है, वो जिन जिन के घर है उन्हीं की जमीन रही। वो घर के आसपास मान लो थोड़ा खेती है, वो उसका 7/12 के वो ओनर। हाँ, तो दैट इज व्हाट हैपेंस कि या तो 7/12 में वो यूजर है या फिर उनका छोटा प्लॉट ऑफ लैंड है जिसके वो ओनर है। बट इमेजिन करो ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल छोटा ये जो सामने पार्क है, इफ आई एम, ये छोटा प्लॉट ऑफ लैंड है अगर विलेज के आइडिया में सोचे कि ये सब गांव है, यहाँ पे एक ये इतना सा जमीन है। अब इसमें गाय खड़ी रहेगी या मान लो तबेला है यहाँ पे, जब मैं इसको स्लम बनाऊंगा तो ये कम से कम 300 घर बन जाएंगे इसमें। वही गाँवठान के साथ हुआ है कि कोई एक ओनर है और उसने एक चौल बनाई है, उसने 2 चौल बनाई है, 3 चौल बनाई है, और वो उसका रेंट ले रहा है, वो उसको सेल किया है, जो भी किया है उसने। ये बहुत सारे आपको स्लम्स में मिलेगा जो स्लम स्टार्टिंग से खुद को चौल बोलते हैं और वो किसी नाम के ऊपर है, फलाना चौल, पांडे चौल, या नॉट सम सिग्निफिकेंट पर्सन, जस्ट दी ओनर। धारावी में भी आपको एक पूरा एरिया है जो कोली लोगों ने चौल बनाई थी, तो वो कम से कम 8-10 हज़ार लोग रहते हैं उस एरिया में। वो चौल है, अभी भी बनी हुई है, उसकी 120 रुपये रेंट है। रेंट फ्रीज हुआ था तो उसका भी रेंट फ्रीज हुआ था, तो 120-130 रुपये रेंट है। तो वहाँ पर इस तरह का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। एंड आप देखो, कोहली जो बोल रहा है कि वो मेरी चौल है, वो बोल रहा है मैं लैंड ओनर हूँ, और सरकार बोल रही है हम तुमसे भी बड़े लैंड ओनर है और हमने धारावी को ट्रांसफर कर दिया है अडानी को। ये जो प्रोसेस है ये भी अभी तक चल रहा है कि यूजर कौन है, हिस्टोरिकल यूजर कौन है। अब स्टेट जो है वो डिफाइन करती है कि यूजर का क्या राइट रहेगा या हिस्टोरिकल यूजर का क्या राइट रहेगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुलुंड में, भांडुप में सॉल्ट पैन लैंड्स है। वो सॉल्ट पैन लैंड्स पे लोग काम करते हैं और वो वहीं रहते हैं, और वो ब्रिटिशर्स के टाइम से काम कर रहे हैं, एक्चुअली ब्रिटिशर्स से पहले से वो काम कर रहे हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया कि सॉल्ट जो है वो स्टेट गुड है, तो सॉल्ट पैन लैंड जो है वो उनकी लैंड है और सॉल्ट प्रोड्यूस करते रहे वो। फिर ब्रिटिशर्स की लैंड थी तो ब्रिटिशर्स चले गए तो भारत सरकार की ज़मीन हो गई, और अब भारत सरकार ने उस लैंड को दे दिया है अडानी को। अब वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमारा क्या होने वाला है, मतलब एंड हाउ डिड गवर्नमेंट गॉट द राइट टू टेक अवे दिस लैंड फ्रॉम अस। तो ये प्रोसेस अनकंटिन्यूड चलती ही जा रही है। तो इन मेनी वेज ये एक सेकेंड वेव ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बट एक सेकेंड वेव ऑफ डिस्पोजेशन है। उनके लीगल राइट्स को ख़त्म किया गया है और एक ऐसा प्रोसेस एस्टैब्लिश किया गया है जहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रोथ विच इज़ टू इंक्रीज द प्रॉफिट आउट ऑफ दैट लैंड। उस लैंड पे अगर खेती हो रही है लेकिन मुझे लगता है कि उस पर घर बनाने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो फोर्सफुली करने का जो प्रोसेस है उसको एक लीगल फ्रेमवर्क इतने सालों से मिल चुका है। और
कुछ लोगों का लैंड सीज करना, ग्रैब करना और फिर उसके राइटफुल ओनर हो जाना, ये एक कॉन्शियसनेस में भी बैठ गया है। मतलब ये कोई गोदरेज को ये नहीं बोलता ना कि ये तुम्हारे पास ज़मीन कहाँ से आई। तो इनफैक्ट वो खुद बोलता है कि हमने इतना स्ट्रगल करके ज़मीन पाया है। तो व्हाट स्ट्रगल, वो कोई पता नहीं, मतलब फ्रॉड करने का स्ट्रगल है वो सिर्फ। तो उसी तरह से मतलब टाटा को भी वहीं से ज़मीन मिली है, बहुत सारे लोगों को वैसे ही ज़मीन मिली है। तो ये सेकेंड फेज ऑफ बड़ा डिस्पोजेशन है और एक लीगल फ्रेमवर्क है डिस्पोजेशन क्रिएट करने का। फास्ट फॉरवर्ड मुंबई में बिकॉज ये तरह का एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ डॉक के अराउंड, ट्रांसपोर्टेशन के अराउंड, और फिर कहीं सारा प्रोसेसिंग के अराउंड। तो आप देखोगे कि इंडिया की पहली रेलवे लाइन यहाँ पर बनती है। इस सिटी को बाकी देश से कनेक्ट करने के लिए बहुत एफर्ट डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारा देश का सामान लेकर आना है और यहाँ से भेजना है। तो पहले सारा जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का फैसिलिटी बनता है, और सेकंड जो है ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट करने का फैसिलिटी बनता है। क्योंकि इंडिया बीइंग अ वेरी कास्ट बेस्ड सोसाइटी, अगर आप गांव में हो और आप अपना प्रोफेशन चेंज करते हो तो वो गांव खुद ही अलाउ नहीं करता कि आप अपना प्रोफेशन चेंज करो। तो लोग जो जिनके प्रोफेशन खत्म हो रहे थे कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट से या एक कॉलोनियल डेवलपमेंट से, वो लोग तेजी से डिस्प्लेस हो के शहर में आने लगे। और क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर ऐसा काम था जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उसके लिए कोई कास्ट है नहीं। अभी रेलवे लाइन लगाना है तो विच कास्ट इज सपोज टू डू रेलवे लाइन। तो ये सारा जो काम है ज़्यादातर वैसे भी अनटचेबल्स पे पड़ा। जैसे महार है, महार कास्ट का क्या बोलते हैं, रिलीजियसली उनको कोई टास्क नहीं दिया गया है। कहीं पर उनको बोलते हैं कि वतन ज़मीन का तुमको खेती करना है, कहीं पर बोलना है गाँव की रक्षा करनी है, कहीं पर मरे हुए जानवरों को लेकर आना है। नो स्पेसिफिक टास्क फ्रॉम देम। जैसे चांभार है, उनका स्पेसिफिक टास्क आपको बता रखा है, या कुंभार है उसका टास्क है, वैसा महार का नहीं था। तो महार जो है फर्स्ट एक लेवल पे ऐसे जो नए टास्क है वो लेना शुरू किया। और इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे जो सेंटर्स है ब्रिटिशर्स के, यहाँ पे अनटचेबल्स के पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक तो बहुत हार्ड फिजिकल लेबर था, और दूसरा ये काम करने वाला कोई और था नहीं। तो हर सिटी में ही आप देखोगे कि अनटचेबल्स की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। क्योंकि एक अट्रैक्शन था कि ब्रिटिशर्स है, दूसरा है कि वेज पेमेंट होता है। गांव में आप अगर मरे हुए जानवर को लेकर जा रहे हो तो आपको कोई उसका पेमेंट नहीं होगा, बट ब्रिटिशर्स वर विलिंग टू पे फॉर देयर वर्क। तो पेमेंट भी हो रहा है, पैसा कमा पा रहे हैं, एंड दैट अपॉर्चुनिटी अलाउड अ लॉट ऑफ attracted a lot of untouchables, and then later on it attracted a whole lot of people displaced from their villages. जैसे मिल है, तो जब पावर ड्रिवन मिल्स या टेक्सटाइल मिल्स बनना शुरू हुई तो ऑब्वियसली पूरे एक्चुअली एक लेवल पे पूरे इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर, गारमेंट सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया। हर गांव में जो चरखे चलते थे या हर एरिया में जो कपड़ा बनता था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया, और वो सब जो लोग जो उस धंधे में इन्वॉल्व थे वो डिस्प्लेस हो के इन शहरों में जाने लगे, मिल के आसपास जाने लगे कि भाई गांव में भी कपड़े का काम करते थे, जो कुछ भी ये मिल में है वो भी कपड़े का काम है, इन अ वेरी डिफरेंट वे, वही करते रहेंगे। और मुंबई में एक बहुत शार्प वेव ऑफ रेसिडेंट्स आना, वेव ऑफ वर्कर्स आना शुरू हुई। मतलब बहुत इमेंस नंबर ऑफ वर्कर्स स्टार्टेड पोरिंग इनटू मुंबई। और नेटिव लैंड के तो नेटिव्स को तो बाहर रखा था, तो नेचुरली फिर वो बाहर का जो एरिया है वो पूरा लॉलेस एरिया है। विद इन फोर्ट यू हैव अ सिस्टम ऑफ अर्बनाइजेशन, आउटसाइड फोर्ट यू हैव नो सिस्टम। जिसको जिधर बैठ रहे हैं लोग, स्वम्प्स में स्वम्प भर भर के बैठ रहे हैं, नदियाँ भर भर के बैठ रहे हैं, वॉट एवर इज क्लोज टू वर्क वो वहाँ बैठ रहे हैं। इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेशन है कि लोग कैसे मतलब रात को स्नीक इन करते थे और फुटपाथ पे सोते थे या सड़कों पे सोते थे मिल्स के और फैक्ट्रीज के, क्योंकि सुबह 4 बजे की घंटी बजती थी। जैसे ही सनलाइट आना शुरू होती थी
घंटी बजती थी कि, और सबसे पहले जो गेट पर आता था उसको काम पे लेना शुरू करते थे। तो अगर आप बहुत दूर सो रहे हो फैक्ट्री से तो आपको घंटी नहीं सुनाई देगी। तो उस हिसाब से फिर स्लम्स बनना शुरू हुए कि हम कहाँ, मतलब फैक्ट्री यहाँ पर है, यहाँ पर स्लम बना दो कि घंटी की आवाज़ आनी चाहिए। और पूरा परेल का जो एरिया है, दादर का एरिया है, बायकला का एरिया है, ये सब में इस तरह के पेवमेंट पे आपको स्लम, वडाला है, आपको वडाला के हर फुटपाथ पे स्लम मिलेगा। तो ये सब का डेवलपमेंट जो है वो उस टाइम पे हुआ कि अपने को जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज रहना है फैक्ट्री के। 1800s, पूरा 1800s में ये फॉर्मेट ऑफ डेवलपमेंट चलता रहा। एंड अगेन ब्रिटिशर्स वर नेवर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग एनी सिविक फैसिलिटी। स्लम ड्वेलर्स के लिए कुछ क्यों डेवलप करना है वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका सिर्फ ये था कि मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन को। बट मतलब बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 1870s से लेकर, यू स्टार्टेड हैविंग अ होल लॉट ऑफ डिजीजेस, क्योंकि इतना इनसैनिटरी कंडीशंस में लोग रह रहे थे। एंड एक्चुअली मुंबई से पहले ये लंदन में होना शुरू हुआ। लंदन वो बहुत फेमस बुक है ना चार्ल्स डिकेंस की, पढ़ाई भी जाती थी एक टाइम पे। ऑलिवर ट्विस्ट का अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग का ही चैप्टर पढ़ो तो थेम्स के ऊपर वो बोट में जा रहा होता है, कहीं पे बीच में आग लग रही होती है, कहीं पे डेड बॉडीज तैर रही होती है, और पूरी थेम्स रिवर जो है वो सीवर से भरी हुई होती है। तो लंदन स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग प्लेग्स, रेगुलर प्लेग्स, और ब्रिटिशर्स को समझ में आने लग गया कि बहुत इनसैनिटरी कंडीशंस अगर रहेगी तो इट इज़ हार्ड टू मेंटेन अ सिटी। पूरा सिटी स्टार्ट्स एंड यू दे मतलब दे वर अवेयर कि पूरी सिटी ही टेक ओवर हो जाती है प्लेग से, और फिर वो ख़त्म हो जाती है। मतलब उसका पूरा ऐसा अब्रप्ट एंड आ जाता है सिटी का, और फिर लोग नई सिटी में चले जाते हैं। तो दे स्टार्टेड डिवाइजिंग सिविक रूल्स या पब्लिक हेल्थ रूल्स टू एंश्योर कि इस तरह का कंडीशन ना हो। एंड डिस्पाइट दैट, जस्ट लाइक कोविड, 1890s में मुंबई में प्लेग आता है। सूरत एक्चुअली बिगिंस विद सूरत एंड देन एंटर्स मुंबई, एंड एक्चुअली बिगिंस इन लंदन ओनली, फिर वो मुंबई आ जाता है, फिर वो पूरे दुनिया में फैल जाता है। और मुंबई में जब प्लेग आता है तो फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स स्टार्ट इंटरवीनिंग इन सिविक सर्विसेज इन नेटिव इंडियन का साइड पे। तो स्लम्स में क्या सर्विसेज देनी है, ये सब चीज़ों का उनको सोचने में शुरू करते कि ड्रेनेज लाइन बनानी है, सीवर लाइन बनानी। माहिम जो है, माहिम का दूसरा नाम था ब्लैक बे नहीं, बेसिकली माहिम जो था वो सीवर डिस्पोजल साइट था। और माहिम क्रीक जो है उसको कम से कम 150 साल के लिए शहर का सीवर डंप करने के लिए यूज़ किया गया है। और पहले क्योंकि वापस है कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, तो एक पूरा थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वर एम्प्लॉयड जो पूरे शहर भर में से, फोर्ट में से भी और नेटिव साइड में से भी, सिर्फ हाथ से सर पे सीवर लेकर वेस्ट लेकर जाते थे और माहिम में डंप करते थे। और वो पूरा एरिया जो था वो ऐसा सिर्फ बदबू से भरा होता था, बिकॉज माहिम वॉज बैक देन द आउटसाइड ऑफ द सिटी। तो 1890s में ब्रिटिशर्स ने बहुत क्लियरली सोचा कि वी हैव टू थिंक ऑफ प्लानिंग द सिटी का एक प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा है 1872 में पेरिस कम्यून होता है। पेरिस कम्यून एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे वर्कर्स पेरिस को टेक ओवर कर लेते हैं और मार्क्स उसके ऊपर किताब लिखता है। फर्स्ट टाइम वर्कर्स स्टेट, मतलब एक सिटी को कंट्रोल कर लेते हैं एंड डिक्लेयर कि एक वर्कर स्टेट बनने वाला है, और 72 आवर्स के लिए कंट्रोल रखते हैं। देन दे आर रिमूव्ड।
एंड देन अ प्रोसेस स्टार्ट्स जहाँ पे ऐसा वापस कभी ना हो, ऐसी प्लानिंग की जाए। तो वर्कर्स का स्ट्रेंथ ये होता है कि वो शहर को गुरिल्ला बना देते हैं, शहर को गुरिल्ला एटमॉस्फेयर बना देते हैं, क्योंकि वर्कर्स कॉलोनी जो है उसमें कभी कोई सिविक ऑफिशियल गया नहीं है, पता नहीं है कितनी गलियां हैं, कितने घर हैं, कितने लोग हैं, गली घुसती कहाँ से है, निकलती कहाँ से, कुछ समझ ही नहीं आता है। और जब ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो लोग हर तरफ से निकल रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, ऑफिशियल्स को मार रहे हैं और भाग जा रहे हैं, और उनको ढूंढने का कोई तरीका नहीं बन रहा है। तो हॉफमैन करके एक ये था, आर्किटेक्ट था, वो पेरिस का, आपने अगर देखा हो, एक गेट है और सारे ऐसा रोड्स उस तक आते हैं। तो पहले वो गेट था लेकिन सारे रोड उस तक नहीं आते थे। उसने वो पूरा उसके चारों तरफ का सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और बोला कि रोड इतने चौड़े होने चाहिए कि हर रोड पे टैंक जा सके, या टैंक नहीं बट हर रोड पे आर्मर्ड व्हीकल, पूरी आर्म्ड बटालियन जा सके। और उसके लिए उसने मतलब इतने मैसिव डिस्प्लेसमेंट्स किए, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया। और वो तब से सारा सिटी ऑफिशियल्स ने सीख लिया कि ये तरह का सिचुएशन इंडिया में किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए। मुंबई में इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बहुत पैसा लगता तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट इट वाज ऑलवेज इन देयर ब्रेन। प्लेग के टाइम पे उन्होंने एक पॉलिसी पास करी कि सारा स्लम्स को डिमोलिश करो, जो इनसैनिटरी है सब हटाओ। और घर कौन बनाएगा? तो जो प्राइवेट कैपिटल है उनको बोला कि आप अपने जो परमानेंट वर्कर्स है उनके लिए यू हैव टू प्रोवाइड हाउसिंग कंपलसरी। दूसरा है कि जो परमानेंट नहीं है के लिए सरकार घर बनाएगी। तो दो इंस्टीट्यूशंस बनाए, बीआईटी और बीडीडी। बीआईटी का काम है, मुख्य रूप से उसका काम था कि ऐसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना जो बहुत ही ज़्यादा इंसैनिटरी है, जहाँ पे डिजीजेस पैदा हो सकती है। और बीडीडी का काम था कि उनके लिए घर बनाना। नाउ डिमोलिशिंग अ प्लेस विच वॉज बिल्ट बाय, लेट्स से कि अपना पंचशील नगर है, भी पंचशील नगर है, वो 300 घर वालों ने मिलके उस जगह को बनाया है ओवर 20 ईयर्स, या 100 लोगों ने मिलके ओवर 20 ईयर्स उस जमीन को तैयार किया है, उन घरों को तैयार किया है। इफ द गवर्नमेंट टेक्स अप द टास्क ऑफ डूइंग द सेम थिंग in let's say 1 year, it and with no intention of giving the homes, मतलब वो एक फोर्स इंटेंशन के साथ, तो इट नेचुरली फेल्स। और मैं बहुत स्मॉल स्केल की बात कर रहा हूँ। अन्ना भाऊ साठे नगर है, 6000 घर है। अभी 6000 घर बनाने में बहुत टाइम लगता है, तोड़ने में आपको 2 ही 3 ही दिन लगेंगे। एंड दैट गैप स्टार्टेड इमर्जिंग कि स्लम्स वर डिमोलिश्ड एट एन अनबिलीवेबल रेट। पर उनके लिए जो घर बनने थे वो बहुत ही स्लो, वो ड्रिवन बाय रियल एस्टेट लॉजिक। तो यहाँ घर टूट रहे हैं लेकिन बन कहीं और रहे हैं, वो ड्रिवन बाय कास्ट लॉजिक है। तो बीडीडी का अगर आप रिकॉर्ड्स पढ़ो, बीडीडी के आधे से ज़्यादा घर खाली रहते थे, सिर्फ इसलिए कि मेरे पड़ोस में जो है उस कास्ट के साथ हम लोग पड़ोसी नहीं हो सकते, तो लोग घर ही नहीं लेते थे। मतलब even a slum was costlier than a BDD house रेंट पे, बट लोग नहीं लेते थे क्योंकि कास्ट मैच नहीं हो रहा है, लोकेशन मैच नहीं हो रहा है। अभी आज तो इतना लोकल ट्रेन का नेटवर्क है, तो अभी नहीं था। तो लोग BDD चार्ल्स रिमेन एम्प्टी, बट स्लम्स वर रिमूव्ड एट एन अनबिलीवेबल रेट। और वो जो सारे रिमूव्ड स्लम्स है वो कहाँ गए? वो नए स्लम्स में गए। वो ऐसी जगह पे गए जहाँ पे ब्रिटिशर्स इतना इंटरेस्टेड नहीं है, यानी थोड़ा दूर शहर से, लेकिन थोड़ा और रिस्की। तो स्वॉम्प्स में ही, पूरे स्वॉम्प के अंदर चले गए। एनवायरमेंटली सेंसिटिव जो जगह है वहाँ पर ये सारे स्लम्स आना शुरू हुए। एंड एट द सेम टाइम अक्रॉस द कंट्री वर्कर्स आर कमिंग टू मुंबई कंटिन्यूसली। नया वर्कर तो आ ही रहा है और पुराना वर्कर को ऐसा ऐसा डिस्प्लेस किया जा रहा है। ऑल्दो प्लेग के टाइम तो एक्चुअली पॉपुलेशन 50-60% ऑफ पॉपुलेशन चली गई। दूसरा है कहीं लोग बोलते हैं कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जो थे, मिलिटेंट फ्रीडम फाइटर, वो कांग्रेस वाले स्टाइल में, कि वो चाफेकर बंधु करके कई लोग जानते हैं।
तो तिलक ने एक स्पीच दी थी कि अगर ये लोग हमारे अंग्रेज जो है हमारे घरों में इस तरह से घुसेंगे जहाँ पे हमारी वाइफ सो रही है, हमारे बच्चे हैं, बिना हमको बोले घर में घुस के हमको पकड़ के ले जाएंगे कि प्लेग है, ये है, वो है, तो उसका बदला हम लोगों को लेना चाहिए। और वो ऐसा रेगुलरली स्पीच देते थे। वो स्पीच सुन के दो बंदों का दिमाग घूमा तो उन्होंने यहाँ के पुलिस ऑफिशियल को, पुलिस नहीं, सिविक ऑफिशियल को बम से उड़ा दिया। उसके बाद बाईकला मदनपुरा जो इलाका है वहाँ पर भी सेम चीज़ हुई कि फर्स्ट एंटी कैपिटलिस्ट एंटी स्टेट करके एक बहुत बड़ा रायट हुआ, जिसमें प्लेग की वजह से बार बार सिविक ऑफिशियल्स घुस रहे थे, रैंडमली लोगों को उठा उठा के ले जा रहे थे, मच लाइक कोविड। और लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। लोगों ने एक तरफ मिल ओनर्स को मारना शुरू किया, सारे बड़े फैक्ट्री वालों को मारना शुरू किया कि तुम हमको पैसे नहीं दे रहे हो, हमको घर भी नहीं जाने दे रहे हो, हमको पैसे भी नहीं दे रहे हो। और दूसरी तरफ सिविक ऑफिशियल्स को मारना शुरू हुआ। और ये सब का जो मेमोरी है, ये ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि ये सब पेरिस कम्यून की तरफ जाता है। तो तभी उन्होंने डिक्लेयर किया कि हर स्ट्रीट एक्सेसिबल होना चाहिए, स्लम्स इनएक्सेसिबल नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वो जब भी स्लम में घुसते थे मार खाते थे। लोग कितने हैं अंदर कुछ आइडिया ही नहीं है। वाइल दिस वाज द इंटेंशन, कभी कर नहीं पाए क्योंकि अभी भी कोविड में सेम सिचुएशन फेस किया उन्होंने। इस गली में कितने लोग रहते हैं उनको पता ही नहीं है। तो और फिर जब नहीं पता है और अंदर ये पता चल गया है कि कोई तो 2 कोविड के केस है, तो पुलिस लेके जाएंगे, खींच खिंचा के लोगों को बाहर लेके आएंगे और फिर किधर रैंडम क्वारंटीन करने भेज देंगे। अनरेस्ट वाज आल्सो वेरी सिमिलर। तो बीआईटी और बीडीडी ये 2 इंस्टीट्यूशंस बने इस पॉइंट पे, और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस का मेन काम ये था कि पब्लिक हेल्थ का प्रीमाइस लेके स्लम्स को डिमोलिश करना, स्लम्स को रिमूव करना, पब्लिक हेल्थ के लिए लोग किस तरह से ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज कर देना। आपकी इंडस्ट्री पल्यूटिंग है तो द गवर्नमेंट हैज़ द राइट, इवन दो आप उसके ओनर हो, लीगल ओनर हो, आप कोई भी इंडस्ट्री कहीं पर भी चालू नहीं कर सकते। ये सारे लॉज जो है, प्लानिंग लॉज जो है, ये सब पोस्ट प्लेग आए। और नेचुरली अब तो इसका जो यूज़ है वो गरीब लोगों की इंडस्ट्रीज़ को ही हटाने के लिए होता है कि भाई पोल्यूटिंग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बट सर्टेन इंडस्ट्रीज़ आर रिमूव्ड एंड सर्टेन इंडस्ट्रीज़ आर नॉट रिमूव। तो जो पावर में है वही डिसाइड करता है कि आप पोल्यूटिंग हो कि नहीं हो। और किसी को चाहे ये हाथ अच्छी कीजिए। साउंड्स you now yeah up E you got it. It's I hope you got it. हाँ आई गॉट। इन सब तुमको एडिट करना पड़ेगा। है और दो नहीं ये वेरी और अच्छा है। हाँ शुरू भी लेट हुआ अपना, हाँ सॉरी वरना नहीं बहुत ज़्यादा है। अरे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। चलेगा भैया ये इतना नहीं चाहिए। रिटर्न भी कर देंगे तो एक कप बहुत छोटे ये जो धाराविटा जो अभी चल रहा है, हाँ वो जो एरिया वो सब वेकेट कर रहे हैं अदानी और वो दूसरी जगह रख रहे हैं, मगर इस गवर्नमेंट हैज द पावर टू गिव एनीवन एनी ऐसा। दे वर इंटरेस्टेड टू यूज द लैंड फॉर पब्लिक यूज। उनको ट्रस्ट किया गया था कि आप पब्लिक के लिए यूज करोगे, पर अभी वो पब्लिक यूज का आइडिया ही पूरा डिस्टॉर्ट हो चुका है। मतलब वो इतना वियर्ड हो चुका है वो आइडिया कि एक तरफ वो बोल रहे हैं कि धारावी को रिडेवलप कर रहे हैं तो पब्लिक के लिए ही तो कर रहे हैं,
बट मतलब बहुत ऑब्वियस है कि देर इज नो पब्लिक यूज, उसमें सिर्फ अडानी का यूज है। वन पर्टिकुलर उनको ही देते हैं या ऐसा कुछ है गवर्नमेंट, ऐसा लग रहा है। हाँ ऐसा ही है अब तो, मतलब जो उनके फेवर के हैं उन्हीं को सब कुछ मिल रहा है, दो ही लोगों को तो सब कुछ मिल रहा है। बट अगर हम सोचे तो ये पहले भी ऐसा ही होता था। तो एक टाइम था कि टाटा नमक से लेके गाड़ी सब बना रहा है, तो कोई और नहीं बना रहा है, सब वही बना रहा है। तो वो फेवर में थे तब सब उनको मिल रहा था। नाउ दीज पीपल आर इन फेवर, तो सब इनको मिल रहा है। बट ये पॉलिसी ऑफ फेवरिंग सर्टेन इंडिविजुअल्स टू लीड द होल डेवलपमेंट एंड ऑल हैव ऑल पब्लिक रिसोर्स, और उसको पब्लिक डेवलपमेंट बोलना, ये एक बहुत ही सालों से चलता हुआ प्रोसेस है। Even across countries, not just all capitalist development has happened by interest in large families. बट इंटरेस्टिंगली नॉट ऑल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। अगर आप अमेरिका और इंग्लैंड एंड यूरोप का कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट देखोगे तो देर वॉज अ गुड पॉइंट, गुड 100-200 ईयर्स जहाँ पे फ्री एंटरप्राइज वॉज प्रमोटेड। ये तरह का पॉलिसी जो है ना कि फ्री एंटरप्राइज को बिल्कुल किल ही कर दो, सब यही करेंगे, ये नहीं था। ब्रिटेन के अंदर तो काफ़ी, ब्रिटेन फ्रांस यहाँ पे बहुत रैपिड ग्रोथ ऑफ फ्री एंटरप्राइज था। वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है टू एंड इटसेल्फ, बट बिकॉज ऑफ इट बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एक ही काम 100 लोग जब पिकअप करते हैं तो एक सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे पावर लूम इंडस्ट्री है, उसका कोई फ्री मार्केट कभी बना नहीं, वो सब गवर्नमेंट डिसाइडेड मार्केट था। The British artificially transposed market on the massive Yes. हुआ भी नहीं था। ठीक है, वहाँ पे भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर और कुछ इन्वेस्टर्स बड़े हुए और लाइक रेस बेस्ड। हाँ, रेस बेस्ड तो हमेशा वो सोसाइटीज रही है, बट फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो पूरी की पूरी लैंडलॉर्ड क्लास से इमर्ज नहीं हुई है। एक्चुअली वो लैंडलॉर्ड को ख़त्म करके इमर्ज हुई है। वहाँ पे कैपिटलिज्म की ग्रोथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये कुछ लोग हैं जो बोलते हैं बाय बर्थ हमको ये अधिकार है, हमको ये सब चीज़ों का अधिकार है, ज़मीन का अधिकार है, रेवेन्यू लेने का अधिकार है। ये वहाँ का जो फ्यूडलिज्म था, यहाँ पर भी वही उसी तरह का है, मोर एडवांस्ड वर्जन। पर बाय बर्थ जो सोसाइटी थी उसको कैपिटलिस्ट ने ख़त्म किया। यू डोंट हैव एनी राइट बेस्ड ऑन बर्थ, आपको सब एरिस्टोक्रेसी को या फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स को, रॉयल्टी। हाँ, तो उसको चैलेंज किया कैपिटलिस्ट ने, बिकॉज उनके बीच में आ रहा था। अभी जैसे मान लो मेरे पास ऐसा एस्टेट्स जो थे वहाँ पे, मेरे पास 2000 गांव है, वो सारी ज़मीन के ऊपर मेरी अथॉरिटी है, एंड अ कैपिटलिस्ट वांट्स टू डेवलप ए इंडस्ट्री ऑन इट। वो कर ही नहीं सकते जब तक वो फ्यूडल लैंडलॉर्ड इंटरेस्टेड नहीं है, तब तक नोबडी इज अलाउड टू डेवलप दैट लैंड। तो कैपिटलिस्ट वर द वंस हु फॉट द लैंडलॉर्ड्स कि तुम बहुत बैकवर्ड हो, यू आर नॉट अलाउइंग ग्रोथ टू हैपन, एंड देन कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हैपन। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पर नए लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया कैपिटलिज्म ने, एक्चुअली बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ उस प्रोसेस में जहाँ पे फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया, लैंडलॉर्डिज्म को ख़त्म किया। एंड अभी तुमने भी ख़त्म किया, मैंने भी ख़त्म किया, सब ने मिल के ख़त्म किया है। तो और फ्यूडल सोसाइटी तो बिल्कुल वो सोसाइटी है, बर्थ बेस्ड सोसाइटी है। तो नई सोसाइटी क्या होगी, तो डेमोक्रेटिक राइट्स क्रिएट हुए। यू ऑल्सो हैव अ राइट टू डू व्हाट यू वांट टू डू, एवरीवन हैज़ अ राइट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। इसीलिए फ्रांस वगैरह में स्लेवरी बहुत पहले अबॉलिश हुई, क्योंकि वो आइडिया केम मच अर्लियर। एंड वहाँ पर हुआ उस तरह का है। आप ब्रिटेन का कैपिटलिस्ट ग्रोथ देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। पीपल हु आर इनोवेटिंग आउट ऑफ नो वेयर आर बिकमिंग ह्यूज कैपिटलिस्ट। कुछ नहीं, वो अपने गैरेज में इनोवेट कर रहे हैं, स्टीम इंजन इनोवेट कर रहे हैं, कुछ भी इनोवेट कर रहे हैं, एंड 2 years 3 years डाउन द लाइन वो देश के सबसे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं। वो इंडिया में कभी हुआ ही नहीं। आप मतलब हार्डली 10-12 एग्जाम्पल देख सकते हो जहाँ पे
किसी ने अपने घरों में कुछ इनोवेट किया और फिर वो देश का लीडिंग, वही फैमिलीज है जो, और जो भी वो किया है उन्होंने आउट ऑफ फेवर किया है। कोई नया इंडस्ट्री, अब जैसे अडानी है, नया है, पर वो आया कहाँ से? आउट ऑफ फेवर आया है, गवर्नमेंट ने उसको फेवर किया इसलिए इतना बड़ा हुआ है, उसका कोई इनोवेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं था। एक्चुअली जिन्होंने इनोवेट किया उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है अपने इनोवेशन से। चले, थैंक यू। बाय बाय। कंटिन्यू फॉर हाफ एन आवर मोर, हाफ एन आवर 45 मिनट। Hello. हाँ, Chai wala dalal kaan. कमी ना भाई। Come in. Nobody tell me. Do something. The respect is only because that communist cut short printing. English, so much. Yeah. Saya alam sila. Infrastruktur apa sila? मैंने एक बार बोला था तो मीटिंग में बोला था अक्षर चले शुरू करें वापस। हाँ तो वहाँ पर लेट रहे हो? हाँ लेटो, बेडशीट ये सब नो टेक इट सीरियसली। I just wanted to quote this very company of the baking and travel kitchen. This is a very perfect place to produce. We'll talk. ठीक, कहाँ तो बस तो प्लेट का। तो अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेट से डेवलपमेंट प्लान का जो पूरा प्रोसेस है मुंबई के, वो शुरू होता है कि एक नया टाइप ऑफ प्रॉपर्टी राइट भी आता है। तो भले ही आप प्रॉपर्टी ओनर हो, बट देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशन टू योर राइट्स टू इट। गवर्नमेंट कैन डिसाइड व्हाट यू कैन डू इट। तो आप कहीं पर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आप व्हाट इज लीगल एज अ यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी कैन बी चैलेंज बाय द गवर्नमेंट, एंड इन दैट वे वो पूरे दुनिया में हुआ। एक्चुअली फ्री यूज ऑफ कैपिटल के अगेंस्ट था ये। तो लंदन में तो इसके ऊपर बहुत लड़ाइयाँ हुई कि मेरी मिल मेरी जमीन, कहीं पर भी मैं मिल चलाऊँ तुमको क्या? सरकार कैसे बोल सकती है कि मैं यहाँ नहीं चला सकता? द गवर्नमेंट हैज नो राइट टू डिसाइड व्हाट आई कैन डू विथ माई लैंड। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कॉमन, खासकर प्लेग्स की वजह से ही दिस आइडिया ऑफ कॉमन गुड एंड पब्लिक हेल्थ स्टार्टेड टेकिंग शेप, मतलब टेकिंग शेप एज डेवलपमेंट प्लान्स। और अब तो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लम डिमोलिशन, इफ यू रीड देयर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे से इट फॉर द पब्लिक गुड ओनली। अगर आप उनसे पूछते हो कि जिन लोगों को मेजर किया, तो दिल से कि फॉर द लार्जर गुड वी हैव टू डू दिस। ये एक और पावर स्टेट ने और सिस्टम ने ली लोगों को डिस्पोजेस करने के लिए। भी इंटरेस्टिंगली जैसे जैसे शहर एक्सपैंड होता गया, वन थिंग एट वेरियस लेवल्स वी कैन सी हैपनिंग। तो इंडिया बिकेम मतलब द डेवलपमेंट, इंडिया हैड टू रिमेन अनडेवलप्ड फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री टू डेवलप। तो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए so that British industrial goods can be sold at all points of time. ये जो आइडिया है, this started, this was very clear in their policy, पर within India also this idea started developing. तो to ensure that, especially after plague, बहुत सारे workers चले गए, बहुत कोविड से बहुत रिजेम्बलेंस है, तो तब भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो बंद कर दो ना चाहिए। हाँ एग्जॉस्ट तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब मैं सोचा कि मुंबई में भी बंद ही कर दो ताकि ठंडा हो जाए। एक चार्जर
हाँ ठीक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने वर्कर्स को एक्चुअली कैद ही कर लिया कि नहीं जाने देंगे उनको। तो दे फियर्ड कि यार ये लोग चले जाएंगे तो इंडस्ट्री, या 2-3 दिन पहले किसी तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल था हाउ बिहार इलेक्शन हैज लिटरली शट डाउन इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडिया। तो वर्कर्स स्टार्ट मतलब द सिस्टम स्टार्टेड बिकमिंग वेरी scared of workers leaving the city और नया इंडस्ट्री चाहिए तो नए वर्कर्स चाहिए। अनदर थिंग इज यू ऑल्सो नीड एन एक्सेस ऑफ वर्कर्स एट ऑल। जैसे ही वर्कर शॉर्टेज होगा वेजेस बहुत शार्पली बढ़ना शुरू होंगे और वेजेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स ड्रॉप होंगे। तो एट ऑल पॉइंट्स द इंडस्ट्रियलिस्ट वांट an excess of workers who remain unemployed and keep the wages down. So a policy was developed of developing Mumbai as the center of investment and keeping the peripheries of Mumbai extremely undeveloped. Rather in a complete crisis at all points. ताकि वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो कंटिन्यूसली मुंबई में शिफ्ट होते रहे। और ये पॉलिसी आज भी चल रही है। Same goes with Bihar. Bihar has to be kept undeveloped so that the Bihari workers leave the state and continue to go across India and work. अभी मतलब कुछ बिहारी वर्कर्स से उस दिन भी जब आते थे हैदराबाद के तो बोले तो लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, हम क्या करें। यू फाइंड झारखंडी वर्कर्स, बिहारी वर्कर्स इन केरला, पंजाब, एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, एंड उनको इंटेंशनली अंडर डेवलप रख रहे हैं सो दैट दैट वर्कर कीप्स ऑन फ्लोइंग। ये जो पॉलिसी है इस वजह से पूरा जो मुंबई का पेरिफेरी है उसको अंडर डेवलप रखा गया। उसको इनफैक्ट सो अंडर डेवलप कि आज भी आप यहाँ से मुंबई से जैसे ही 50 किलोमीटर बाहर जाते हैं या साउथ बॉम्बे से 100 किलोमीटर जाते हो तो रेलवे लाइन से 2 किलोमीटर दूर पर आपको नेटवर्क नहीं है। आप वसई में जाओ, विरार में जाओ, 2-3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द रेलवे लाइन यू विल नॉट फाइंड मोबाइल नेटवर्क। 3-4 मतलब 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन हाईवे फ्रॉम द रेलवे लाइन यू विल नॉट इवन फाइंड मतलब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और फिर उसमें बीच में रैंडमली न्यूक्लियर पावर स्टेशन आ जाएगा और फिर उसके चारों तरफ एक पूरा टाउनशिप होगा और उस टाउनशिप के बाहर आपको मतलब कंप्लीटली अबैंडन्ड एरियाज मिलेंगे या कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड एरियाज मिलेंगे। तो ये कीपिंग एरियाज अंडर डेवलप्ड एज अ पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया। विद इन इंडिया वी डिड इट बिटवीन स्टेट्स एंड मुंबई और मुंबई जैसे एरियाज के लिए अक्रॉस मतलब अराउंड द पेरिफेरीज ऑफ मुंबई। दूसरा है समथिंग जो मुंबई में बॉर्ड्स के बीच में भी वर्ड्स के बीच में, यस, पर्पसफुली डेवलप completely. And the other thing was with this extreme investment in Mumbai came the need of extreme resources कि चारों तरफ से resources को pull in करना है और वो resources को लाने के लिए they had to develop a kind of आजू बाजू से सब चीज़ों को extract करने का system बनाना शुरू किया। तो सारा जो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स वाटर, तो आजू बाजू के जितनी रिवर्स है उन पे डैम्स बनना शुरू हुए एंड दोज डैम्स वर एंटायरली फॉर मुंबई नीड। और मतलब इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट अगेंस्ट अ डैम स्टार्टेड इन मुंशी जहाँ पर 10 डैम है। और भी इंटरेस्टिंगली नाउ मतलब दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग्स कि कैपिटल कैसे वर्क करता है या कॉम्प्रेडोर कैपिटल कैसे वर्क करता है। कॉम्प्रेडोर इज बेसिकली वो कैपिटल जो खुद से डिसाइड नहीं करता है, जिसके दूसरे उनसे बड़े कैपिटलिस्ट उनके मास्टर होते हैं जो यूजुअली दूसरे देशों में होते हैं। तो ब्रिटिशर ने टाटा को
1905 में 1905 में कॉन्ट्रैक्ट्स दिए टू डेवलप 10 डैम्स, one to generate hydroelectricity and second to provide water to Mumbai. Now again they gave the contracts to Tata. 10-12 डैम बनाने थे मुल्शी रिवर के अराउंड, मुल्शी तो पूरा एरिया है, मावल जो पूरा एरिया है वो उसमें. और इमेजिन दैट द पीपल आर येट टू बी रिहेबिलिटेड. 1920 में उन्होंने मुल्शी सत्याग्रह, 1917 में मुल्शी सत्याग्रह शुरू किया था. 4 साल सत्याग्रह चला, 1920 में खत्म हुआ. वो रिहेबिलिटेशन के लिए ही था. अभी तक भी वो रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है. वो डैम्स अभी भी टाटा के पास है और वो लोग जो उससे डिस्प्लेस हुए हैं, ऑल ऑफ देम बिकेम वर्कर्स इन मुंबई. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाउ बेसिकली दिस काइंड ऑफ अंडर डेवलपमेंट वर्क्स. तो और वहाँ का जो पूरी नदी थी उसको, उसके फ्लो को ख़त्म कर दिया, एग्रीकल्चर को ख़त्म कर दिया. तो इवन दोज विलेजेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड बिकेम completely impossible to sustain. वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन मुंबई की तरफ आने लगी. और ये अगेन अभी तो अगर हम देखें मुंबई के आसपास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स reached unbelievable proportion. One very common thing is back then also international capital was the one which decided. Today also it is international capital which is deciding. तो most of the project जो हमारे चारों तरफ प्लान है, वो वर्ल्ड बैंक प्लान करता है, वो जीका प्लान करता है, वो फलाना इंटरनेशनल एजेंसीज प्लान करती है. और जहाँ पर इंडियन कैपिटल इज नॉट इवन केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग देम, वहाँ पर वो खुद आके एग्जीक्यूट करके चले जाते हैं. तो कई बार इंडियन कंपनीज को टेंडर मिलते हैं उसको डेवलप करने के. जब इंडियन कंपनीज केपेबल नहीं है तो सीधा फॉरेन कंपनी को ही टेंडर देके उन्हीं को डेवलपमेंट में लगा दिया जाता है. बट ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट, मेट्रो जो है, तो मुंबई's डेवलपमेंट प्लान was prepared in 2018. It did not had a metro network. Somehow new development bank and all of these banks got interested. So you have a metro coming in. It did not have a bullet train. MMRDA का development plan did not have a bullet train. Japan got interested, we got a bullet train. So all of these developments are not aimed at are not naturally developing out of the capital का need, which is of Indian capital का need. वो किसी और देश के capital का need है. और ये आइडिया भी वो ब्रिटिशर से चल रहा है और अभी भी चलता जा रहा है. ऑल सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टिव डेवलपमेंट. तो क्या बनते हैं? पोर्ट बनता है, डैम बनता है जो पानी लेके चला जाता है, पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए रेलवे बनता है, उसको कनेक्ट करने के लिए रोड बनता है. नो पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट. आप पालघर में जाओ, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, स्कूल नहीं मिलेगा, बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेगी. बट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड पोर्ट बनने जा रहा है. मतलब यू कैन डेवलप द मोस्ट. वहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स मिलेंगे आपको, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट मिलेगा. तो न्यूक्लियर प्लांट बन गया है और 90% मतलब अभी भी वहां पे गांव में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. तो वाई डेवलप दैट न्यूक्लियर प्लांट? किसने बनाया? तो आप देखोगे फ्रांस ने बनाया. ऑल दिस सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट, दिस बारसू रिफाइनरी, तो कौन फंड कर रहा है? सऊदी अरेबिया फंड कर रहा है. कौन लोकेशन डिसाइड कर रहा है? सऊदी अरेबिया लोकेशन डिसाइड कर रहा है. This kind of development, another reason why we consider that Indian capital is not a free capital. It is, and India is not a free country in that sense. It is a fully imperialistic country जहाँ पे हम एक कॉलोनी सॉर्ट ऑफ ऑपरेट करते हैं आज भी. जस्ट हमको अपीयरेंस के लिए एक पॉलिटिकल फ्री विल दे रखा है. बट इन प्रैक्टिस इवन इन मुंबई आपके बहुत से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर बीइंग डिजाइन्ड बाय वर्ल्ड बैंक.
नो पीपल कंसल्टेशन, कुछ नहीं। 2 नए रेलवे ट्रैक लगाना है, किसने प्रपोज किया? वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया। रेलवे स्टेशन बनाने हैं, किसने प्रपोज किया? वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया। नई रेलवे रूट्स बनाने हैं, कौन प्रपोज कर रहा है? मैकेंजी प्रपोज कर रही है। व्हाट हैज मैकेंजी गॉट टू डू विद हाउ इंडिया शुड डेवलप इट्स रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क? Even the same way, like how sanitation was right, the open defecation. हाँ, The sanitary processes. This is all international bodies coming up with policy and saying if you want this point, you have to implement this. Monetize bathrooms in your cities and areas. सेम मोनेटाइज हेल्थ केयर, पहले फ्री में होता था, वो 10 रुपए का वर्ल्ड बैंक ने चालू किया है। ऑल ऑफ दीज पॉलिसीज विच शुड बी एक्चुअली मेड बाय आवर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये दिस इज व्हाई वी हैव इलेक्शंस ना, कि ये लोग डिसाइड करें कि हमको क्या पॉलिसीज चाहिए, आर डायरेक्टली गिवन बाय दिस वर्ल्ड बैंक एंड और वो बन रहा है। अभी वो क्लियरली जापान का जीका का देखो ना, वो जिधर बोलता है कि उधर हमको बुलेट ट्रेन का ये चाहिए, उसका वो चाहिए, वो जमीन दे देते हैं, पूरा गवर्नेंस दे देते हैं। बीच में मैकेंजी ने बोला कि मैकेंजी और वर्ल्ड बैंक ने कि इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट आवर प्रोजेक्ट्स यू नीड टू चेंज योर गवर्नेंस, तो दे कम्प्लीटली चेंज देयर गवर्नेंस। हम तो मतलब उनकी बात सुनने के लिए हमने पूरा अपना गवर्नेंस सिटी का सिस्टम ही चेंज करने की तरफ चले गए। राइट नाउ दे आर सेइंग द सेम थिंग विद रेलवेज, कि रेलवे को इम्प्रूव करना है तो यू हैव टू completely change the governance of your railways. So now that is why one of the reason why railway accidents are increasing, because there's a complete chaos in railways. There's no idea कि लोगों को फायर किया जा रहा है, सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, वो सबका ओरिएंटेशन है कि इसको प्राइवेटाइज करना है एट सम पॉइंट और द अदर। हाँ, so this city started becoming a sort of the city's development started becoming the reason for complete underdevelopment and displacement of its peripheries, of the villages around it, of the people around it, and इसका जो ripples है वो कुछ केसेस में पूरी कंट्री में फील होता है और मोस्ट केसेस में हमारे पेरीफेरी में फील होता है। तो कितने ही डैम बन चुके हैं, कितने ही और प्रपोज है। इनफैक्ट आज वो एक डैम के प्रोटेस्ट ग्रुप में मैं ऐड हूँ, तो उसमें पूरा डिस्कशन चल रहा था कि सारे मेगा सिटीज जो ओशन के पास में हैं हैव आइदर शिफ्टेड और आर ऑन द इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग टू यूज सॉल्ट वाटर फॉर फ्लशिंग, फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ नॉन ड्रिंकिंग, पर मतलब वो तरह से वेस्ट वाटर is actually 40 to 50% supplies of all sort of non-using purposes के लिए सारा पानी वैसा यूज होता है। एंड मुंबई का अराउंड 2 से 3%। We don't use our waste water, we don't use salt water, we use actually drinking water in our flushes. Where does all that drinking water comes from? It comes from all the rivers around us. And in order to ensure the supplies, we create more dams, we displace more people, and then those people continue to. So, अभी ऐसा यहाँ पर मेरे आसपास कुछ 200-250 गांव हैं जिनका immediate possible submergence होने वाला है to supply this new expanded Mumbai with water. Similarly, electricity है, road networks है, rail networks है, none of them are developed in order to serve any of the people living in this area. All of them are entirely for one purpose, is that the extraction of resources from these areas, displacing these people so that they continue to work at extremely depressed wages in the city, and whatever is being अभी आप सिर्फ मुंबई से कॉरिडोर्स देखो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली कॉरिडोर जाएगा, अहमदाबाद कॉरिडोर जाएगा, बैंगलोर कॉरिडोर जाएगा, हैदराबाद कॉरिडोर जाएगा, नागपुर कॉरिडोर जाएगा, कोलकाता तक कॉरिडोर जाएगा। व्हाई ऑल ऑफ दीज कॉरिडोर्स? सो दैट वॉट एवर resources are being extracted in those cities from their peripheries
उसका भी एक शेयर मुंबई से एक्सपोर्ट किया जा सके. One of the other parallel event that happened was the taking over of Hong Kong. So in 1998, before 1998, Hong Kong was the center of global capital of West in Asia. तो पूरे एशिया को कंट्रोल करने के लिए हांगकांग वाज द सेंटर ऑफ इट. एंड कोई भी हांगकांग का हिस्ट्री पढ़ेगा तो हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम चाइना एंड हाउ even till date America and Western powers are trying to protect China from completely taking over Hong Kong. Almost they've taken it over, but almost they were willing to go at war with China to protect Hong Kong from taking over. The reason is that why they did not go to war was Bombay came in to save them. So Bombay and Singapore became the two new centers of international control of all the South Asian economies, Southeast Asian economies, and therefore all struggles in Bombay somehow will lead you to either World Bank or some international agencies. जैतापुर जो है वो फ्रांस के खिलाफ हो गया, बारसू जो है वो सऊदी अरेबिया उनके खिलाफ है, और आप धारावी और ये सब भी जैसे जैसे आप देखो मुर पे जो वाडवन का जो पहले का स्ट्रगल है बिफोर अडानी टेकिंग इट अप वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. तो ये सारा जो है 2000s के अराउंड वर्ल्ड बैंक ने MUTP प्रोजेक्ट शुरू किया, MUIP प्रोजेक्ट शुरू किया, completely transforming Mumbai. So this, whenever we are looking at who's planning all of this, so a lot of it is not being planned within this country, or actually most of it is not being planned within this country, much like what Britishers were doing. In fact, interestingly, this whole argument जो BJP बार बार पुश करता है कि मुंबई should be, MMR should be made into a union territory, is an argument which World Bank developed. कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है is a obstacle to मुंबई's free enterprise. तो उसको महाराष्ट्र से अलग किया जाए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से अलग किया जाए, और उसको इतनी पावर दी जाए कि वो फ्रीली इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ नेगोशिएट कर सके. प्रोसेस है वो आने वाले 10-12 साल में हम देखेंगे कि मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाना है. वो RSS बहुत पावरफुली उसको लीड करेगी और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको सपोर्ट करेगी. Now going back to the time before independence, just during independence, because of the idea of independence, मुंबई के वर्कर्स ने बहुत होल हार्टेडली पार्टिसिपेट किया. वन ऑफ द रीजन वाज कि कंट्रोल होना चाहिए इस शहर के डेवलपमेंट में, और उनकी खुद की लाइफ्स को कैसे गवर्न करना है उसमें उनका से होना चाहिए. इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस जब भी एविक्शन होता था, द प्रोटेस्टर्स यूज्ड टू एक्चुअली टेक अ वेरी डिफरेंट रूट जो हम शायद आज इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. तो माहिम के एक पोर्शन में पहले ग्वालियर हाउस हुआ करता था, जो ग्वालियर के महाराज का घर था, मैंशन था. तो डिमोलिशन हुआ तो लोग ग्वालियर हाउस को ऑक्यूपाई कर लिए कि अभी तो राजा है नहीं, तो हमारी सरकार है, तो अगर आपको चाहिए कि हम सड़कों पे ना हो तो हम लोग मैंशन में जा रहे हैं. एंड दे एक्चुअली केप्ट इट ऑक्यूपाइड फॉर अ फ्यू डेज, एंड देन मिलिट्री हैड टू कम इन एंड किक पीपल आउट ऑफ दैट मैंशन, which also shows ki what independence meant to various political actors. Or for example, Nehru gave a passionate speech about how if required slums should be burnt down and removed from the city, as it is a blot on this new powerful country. वो बार बार slum को देखना, it's just it's so much shame. हम ब्रिटिशर्स ऑलरेडी पॉलिसी छोड़ के गए थे कि स्लम रिमूव कर सकते हो आप और
सरकार प्रॉमिस करेगी कि आपको घर मिलेगा, पर वो घर कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, दैट दैट पीपल डोंट हैव अ से। सो राइट फ्रॉम नेहरूज टाइम जो भी पेरिफेरीज थे वहाँ पर एक तरह के स्लम कॉलोनीज या रीसेटलमेंट कॉलोनीज बनना शुरू हुए। एंड इंटरेस्टिंगली ऑल द काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट अटैक या मोस्ट ब्रूटल अटैक्स जो है वो कास्ट के लाइंस पे फॉलो करते हैं। तो जो कोई भी दलित बस्तियां हैं या लार्जली मुस्लिम बस्तियां हैं, लोअर कास्ट मुस्लिम बस्तियां हैं, उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा ब्रूटल अटैक हुए। और मैसिव वेव ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्लम्स के बाद 2 जनता कॉलोनी बनी, एक जोगेश्वरी में, एक ट्रॉम्बे में। अगेन जोगेश्वरी वॉज बैक देन दी मतलब वाइल्डरनेस था, वो उसका कुछ लेना देना, मतलब शहर का आउटसाइड था एकदम। एंड ट्रॉम्बे तो उससे भी ज़्यादा आउटस्कर्ट था। सेकेंड मतलब वेव ऑफ रिहैबिलिटेशन में गोरेगांव में मोतीलाल नगर बना, मालवनी बना, ऑल ऑफ दीज कॉलोनीज स्टार्टेड इमर्जिंग एज रीसेटल। चीता कैंप बना, क्या बोलते हैं इसको, शिवाजी नगर, ये सब रीसेटलमेंट है ऑफ पीपल फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द आउटस्कर्ट्स। एंड एट द सेम टाइम अब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज की बनाई हुई बिल्डिंगों का क्या होगा, तो those were given as administrative offices to the, actually most of them were not even taken away from British owners for a very long time. They remained with Britishers and some of them still remain with Britishers. और जो कुछ भी लिया वो सब सरकार ने लिया। एंड whoever their friends, the government के जो भी फ्रेंड्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। हार्डली एनी रीडिस्ट्रीब्यूशन उसको नहीं बोला जा सकता। एंड मोस्ट ऑफ देम स्टिल, मतलब अभी आप सोचिए कि ताज जो है वो उसकी लैंड लीज्ड है, जो 2013 में रिन्यू हुई। तो रिन्यूड लैंड लीज में उन्होंने कितना पैसा भरते हैं, वो तो 12-13 हज़ार रुपये भरते हैं ताज। सो ऑन वन हैंड you have an entire infrastructure and city created out of complete exploitation of this country, which is given for free to capitalists. None of it is actually redistributed. And on the other hand, you have people who have created some land, who have occupied some land. You continue to treat them as illegals or as people who can be thrown from one place to another. And वो एटीट्यूड अभी भी चल ही रहा है। तो जो मुंबई को शंघाई बनाना था तो एक साथ एक महीने में 85,000 घर तोड़ दिए। एक्चुअली दोज वर तो नॉट इवन कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर रिहेबिलिटेशन। या वर्ल्ड बैंक को जब मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बनाना था तो 1 लाख घरों को डिस्प्लेस किया। एक्चुअली 2-2.5 लाख घरों को डिस्प्लेस किया एंड क्रिएटेड होम्स इन लल्लूभाई कंपाउंड एंड नटवर पारिक कंपाउंड। ऑल ऑफ दीज वर, जिनकी वो लैंड ओनर्स थे और जो बिल्डर्स थे, रिसीव्ड TDR in the amount of 30,000 crore, 40,000 crore, and the kind of construction they did is no less than a life condemned. मतलब वो life there is no less than hell. It is far better to live in slums than to live in most of these places. तो वो mindset एक कि हम लोग कहीं से भी तुमको उठा के कहीं पर भी डाल सकते हैं, हम तुमको जब चाहे तब डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि तुम इलीगल हो। वो इलीगैलिटी जो है वो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करी उनके अपने वियर्ड आइडिया ऑफ लैंड ओनरशिप से, जिसको हमने कभी भी चेंज करने का नहीं सोचा। वॉट एवर न्यू लैंड इज क्रिएटेड बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट।
तो ये पूरा जो मानपुर कुर्ला का भी एरिया है, ये पूरा आप पुराने मैप्स देखोगे तो लैंड है ही नहीं. दिस होल लैंड वाज क्रिएटेड बाय पीपल and now it belongs to the government, and government has the right to remove you from this land, which it had no contribution in creation. Furthermore, now the government is willing to give this land to private entities. तो गवर्नमेंट का तो बोल सकते हैं कि उनका तो एग्जिस्टेंस कुछ पब्लिक गुड के लिए है. These private entities have no contribution to public good, and yet they receive land which was created by people. अब धारावी है, land created over 125 years, or more than that, 140 years actually. 140 years of people's contribution into that land will be reaped by a private person. Why? सरकार जब तक कर रही थी तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कुछ तो पब्लिक गुड आएगा उसमें से. गवर्नमेंट गेट्स नो पब्लिक गुड आउट ऑफ इट. ऑल पब्लिक, मतलब इट इज एंटायरली गिवन टू द प्राइवेट एंटिटी. सो सवाल मतलब कोहेरेंट सवाल नहीं, बट बेसिकली जो ये लीगल वर्सेस इलीगल सिटीजन्स बनाने का प्रोसेस है मुंबई में या कोई भी इसमें देखे तो अब जैसे हम मिडिल क्लास वर्किंग वर्कर्स हैं जो लाइक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज या वैसे तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन कौन एनक्रोचर्स है वर्सेस व्हाट मेक्स समवन लिविंग इन like owning a house in Kamgar Nagar or Suman Nagar or any of these cooperative housing societies, like what they cannot be basically removed from the land, like because that land is also owned by the government. So the slum versus this, is that purely on the basis of a class this, or is that like जब तक ब्रिटिशर्स थे till then you could also be removed. Then the class which these people belong to became the state. like government So, employees and all हाँ. often is it. So now it is hard to remove. पर do we have a, imagine करो यार, you ask SRA what is the definition of a slum, and they will not have an answer. Their name is Slum Rehabilitation Authority. You ask SRA what is the definition of slum, they don't have it. They don't have a legal definition of slum. You ask BMC what is a slum, they don't have a definition of slum. इलीगल तो हम बहुत बाद में डिफाइन करेंगे. इलीगल क्या है? इट्स बेसिकली यू डोंट हैव द प्रॉपर्टी कार्ड्स टू इट, यू डोंट हैव द ओनरशिप राइट्स टू इट. हाउ डिड दोज ओनरशिप राइट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इज नॉट बीइंग चैलेंज्ड. तो पहले ये आया कहाँ से ओनरशिप राइट? हाउ डिड एनीवन बिकेम ओनर ऑफ दैट लैंड? भी ये जो पूरी जय भीम नगर है, हाउ डिड दे बिकेम हीरानंदानी सोसाइटी, हाउ डिड हीरानंदानी बिकेम ओनर ऑफ दैट लैंड? या उससे पहले जो चंदन शर्मा और वो थे, वो कैसे बने ओनर? ये कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है. वो किया है कुछ लोगों ने, लेकिन फंडामेंटली हमारा सोसाइटी उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना कि हाउ डिड somebody became a legal owner of the land? Why is Godrej a legal owner of the land, and why is a slum dweller not the legal? पॉलिसी तो पूरा ब्रिटिशर्स ने ही बनाया है, आइडिया तो ब्रिटिशर्स ने बनाया है. एंड देन बिकॉज वही वो डिफरेंस की भी बात है कि इंडियन कैपिटलिज्म एंड वेस्टर्न कैपिटलिज्म आर फंडामेंटली डिफरेंट. इंडियन कैपिटलिज्म पैरेलली हैज अ कंप्लीट लॉलेसनेस. तो स्टेट जब डिसाइड करेगा कि आप इलीगल हो तो आप इलीगल हो. सिद्धार्थ नगर के पास वाली जो बिल्डिंग है वो इलीगल है और कंटिन्यू कर सकती है एग्जिस्ट करना. स्टेलर स्कूल इलीगल है, वो एग्जिस्ट करना उन्हीं के लॉज के हिसाब से वो दोनों इलीगल है. नॉट सेइंग कि मेरे लॉज के हिसाब से या मेरे परसेप्शन में इलीगल है, बट दे आर इलीगल बाय देयर ओन लॉज, बट दे कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. So this kind of lawlessness is not so widespread in Western countries. There you will have a lot more
consistent application of rule of law. Obviously, racism is a exception to it, but within the community of equals, you will have a consistent application. यहाँ तो there is no community of equals. There is nothing called equality in this state. You have a state which is completely lawless. जब चाहे तब रूल्स यूज करेंगे, जब चाहे तब खुद ही के रूल्स को इग्नोर करके नए रूल्स यूज करेंगे. So you have Municipal Corporation Act, you have Beggars Act, you have a right to shelter. You have a right to live on the street, you have a right to shelter. You have a right to be removed as hawkers, you have a right to be protected as hawkers. Whenever state wants, you can get a hawking license. Whenever the state wants, you can be removed from that space. Both the laws coexist करेंगे and you know, practically exist in a feudal sort of state only. कि भाई आज मेरा मूड अच्छा है तो छुट्टी मिलेगी सबको, मूड अच्छा नहीं है तो सबको जाके तोड़ के आएंगे आज. So and literally saying this in the sense कि you have recorded incidences till this very year also, this very month also, and probably this date also, जहाँ पे गांव के जमींदार की इच्छा होती है तो वो जाके ढूंढ के आते हैं कि किधर किसी को पकड़ते हैं और धो के आते हैं. And our state practically, corporation तो practically acts in that manner only. ये बहुत दिन हो गए, कोलाबा कॉजवे में बहुत सारे हॉकर्स हो गए, तोड़ के आ जाते हैं आज. And you don't have per se a capitalist rule of laws. So this is the phase till 1971 when slum dwellers were practically considered as whatever the mercy of state is. You can get rehabilitation, but you don't have a legal right to it. You can have, you can be removed without rehabilitation. You can be kicked out. You can be literally, your homes can be burnt down. All forms of brutal evictions can happen, and you don't have a say in it. Given the fresh memories of independence, people started fighting back. You had something to say? People started fighting back. People started resisting this kind of brutal evictions, and the state came up with a new law. तो उससे पहले जो था स्लम क्लियरेंस एक्ट था, ब्रिटिशर्स का ही बनाया हुआ, पर उसके बाद 1971 में यू हैड स्लम इम्प्रूवमेंट क्लियरेंस एंड रीडेवलपमेंट एक्ट. तो फाइनली द स्टेट, in order to control its own lawlessness, came up with an act कि हम slums के साथ जब डील कर रहे हैं तो किस तरह से हम डील करेंगे. And that created a new stage of conflict. मतलब पहले वाले conflict से significantly different. ये act ने also it started this whole, मतलब उससे पहले भी था, बट लीगल फ्रेमवर्क में भी इट स्टार्टेड दिस नैरेटिव ऑफ मुंबई किसकी है. तो जो आउटसाइडर्स हैं, स्पेशली पुअर आउटसाइडर्स हैं, दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज लीगल सिटीजन्स ऑफ दिस स्टेट. दिस आइडिया was also formalized by this Slum Act. Actually not by Slum Act, but by the subsequent notifications in the Act, जिसने कट ऑफ डेट्स एस्टैब्लिश करना शुरू किया, जिसमें ये नैरेटिव आना शुरू हुआ कि मुंबई ओवर पॉपुलेट हो गया है एंड इट इज इम्पॉसिबल टू गवर्न दिस सिटी. while at the same time they wanted to become Shanghai, Tokyo, Hong Kong, Singapore, which were equally or far more dense than Mumbai and were far better governed, and they had never said कि population एक बहुत बड़ा problem हुआ. Rather many of these cities say कि लोग आना बंद हो रहे हैं. We have to make our city more attractive for more people to come in. So this idea कि how many people Mumbai can carry was entirely created to sustain a politics of chauvinism
2, to create a class of secondary citizens who don't have equal rights, and 3, to continue despite having an act which legalizes in one way occupation for use as homes, land occupation for use as homes. Third, it continued to create the idea of somebody is illegal. So a slum might be recognized as a legal living space or a formal living space, but not all slums. Slums should remain continuously illegal. और फिर उसमें वो इतने सारे clauses हैं कि practically you can make any slum at any point legal or illegal. And despite having this act, if you read Slum Act and you will ask what a slum is, and you will not find the definition of it. So even a slum, and Ganesh Builders था, I think Ganesh Builders ही नाम था, जिसने who attempted to declare Mantralaya as a slum, and he came actually quite close to it because there's no definition to slum. So you can have anything which can be a slum. तो ये एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क है. अभी स्लम एक्ट अभी तक एग्जिस्ट करता है, और पैरेलली बहुत सारे और भी एक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड यू कैन चूज विच एक्ट टू यूज, विच एक्ट टू नॉट यूज टू डिमोलिश अ स्लम. सो सिद्धार्थ नगर, while it is a slum, can be demolished under land revenue code. Ambujwadi या Malwani, while they are slums, they can be demolished under other acts. Within this also you have this idea of legal illegal, and that also has this own ambiguity. अभी कल जब बात करने गए तो बोले 2011 का रूल तो हम पे अप्लाई नहीं होता है, वो हमारे ब्रिज पे अप्लाई नहीं होता. सो हमारे ब्रिज पे अप्लाई नहीं होता. So this project is exempted from a law which applies across Maharashtra. This project is exempted, and very random responses to why certain established legal procedure was not followed. नहीं वो तो हमने 2019 में तोड़ा था, तो हमने तब फॉलो किया था, तो अभी फॉलो करने का जरूरत नहीं है. And practically it's a lawless state when it comes to slums. It is actually practically lawless in all situations. So जो सबसे ऊंचा टावर है मुंबई में जो बन रहा है, क्रिस्टल पैलेस, I think the name is Crystal Palace or something, वर्ली में जो बन रहा है, the 18 floors, top 18 floors are all illegal, declared illegal by Mumbai, by court. 18 के बाद उसके ऊपर शायद और 20 फ्लोर्स बन चुके हैं. तो वो ऐसा पूरे पब्लिक व्यू में उसका कंस्ट्रक्शन चलता है. somehow laws don't apply to it, or some legal jugglery will be done to ensure that they are formalized and made legal. And that owner is also pretty sure because he's continuing to construct more and more. अभी शायद उसने कुछ सालों से रोक रखा है. Everyone knows कि what will happen to those floors. Similarly हीरानंदानी है, TED Talk देता है अभी तो वो क्या है, converted the wilderness of Powai into urban utopia. Entirely illegal. मतलब not a single construction there is. In fact, funniest thing is कि after being declared illegal, उसके जो क्या बोलते हैं compensation में उसको जो 1300 घर बनाने थे were also illegally constructed and sold in the exact same manner. मतलब कोर्ट ऑब्जर्वेशन में फिर से सेम स्कैम है. So what kind of illegal legal exists that only state knows. वो right way to understand it is गब्बर सिंह का जो डायलॉग है कि तुमको गब्बर से सिर्फ गब्बर ही बचा सकता है. State applies the same logic. If you are interested in saving you, will save you, and not interested, whoever you are, will be bulldozed. And logic is also the same. वो जब 6 महीने पहले उस गैराज और होटल को तोड़ने आए, तो लाइक गब्बर सिंह दे डिमांडेड कि इतना पैसा दे दो, नहीं तोड़ेंगे. उतना पैसा मिल गया,
चले गए. तो नोटिस निकाला, प्रोसीजर किया, पुलिस परमिशन लिया, एंड गब्बर सिंह को उसका शेयर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ट्रिब्यूट मिल गया फॉर द प्रोटेक्शन दैट दे आर प्रोवाइडिंग अगेंस्ट देयर ओन बुलडोजर. वेंट अवे. This मतलब to conclude this particular section is that we have certain laws. No, actually we have too many laws which apply to the same subject, and practically it is a lawless situation. All the development in the name of public good is oriented towards certain individuals. It cannot even be said as a class. So अभी धारावी redevelopment है, it has actually upsetted the whole builder class. Because now they have made a rule कि धारावी से जो TDR create होगा, all builders have to first buy TDR from Adani, and only then they can. So free market of TDR is not allowed. So the previous TDR is no longer. No, previous TDR exists. You cannot sell it. First धारावी का TDR दिखेगा. तो it is not even for a class of people. The capitalist class को benefit हो ऐसा भी नहीं है. It is just for particular individuals. मतलब many a times I feel the entire coastal road is not even for the road. It is not even for transportation. It is only for Lodha to access his properties. It has got nothing to do with transport. Who from Nariman Point wants to travel to Dahisar By car. in a car? In a tunnel? Yeah. Who in Nariman Point is going to go to Dahisar is my question. Yeah. It's just unbelievable that these kind of मतलब मेट्रो का आप देखो यार ridership. Some of these new metros have not even been able to come to 50% of their ridership. All development to artificially increase land prices, flat prices, to create a kind of real estate market which is inflated for no reason at all, whose prices are settled out of no logic. Why does a Bandra flat cost like unbelievably 1 BHK will cost 2 crore, 3 crore? There's no logic to it. But the only logic is कि कभी तो यहाँ पे मोनोरेल आ जाएगी, कभी मेट्रो आपके घर के नीचे से जाएगा और प्रॉपर्टी प्राइसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे. On the basis of that, you have property prices which are increased already. यहाँ पे 5 साल बाद मेट्रो आने आ रहा है. You pay like unbelievable amounts of price. This is, I think, the broad framework, and one is how the international capital is completely actually structuring the whole city, and two, how people within this city have absolutely no rights. हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होता पर सब पब्लिक प्रॉपर्टी सेल पे चली जाती है, पूरा सिटी का नक्शा बदल जाता है विदाउट एनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्लेइंग एनी पार्ट इन इट. I have no, broadly, there is no governance. There is an imperialist interest which governs this whole city in order to govern this whole country. तो झारखंड या गडचिरोली के कोल ब्लॉक को कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसके लिए पूरा एक समृद्धि महामार्ग भी बनेगा. The entire that eastern side of Maharashtra के जो mines है, how to bring the products out of those mines to the and then how do you ensure that they are not lying there in waiting
you have 2, 3, 4, 5 new ports coming in this region. The regions which were never ever concerned about, Murpe, Palghar, matlab Vadhavan, nobody ever imagined them to be. Now they उनको सब ट्रांसपोर्ट करना है, मध्य प्रदेश से ट्रांसपोर्ट करना है, गुजरात से ट्रांसपोर्ट करना है. So one is international capital, and within the city, you have like 8 to 10. There's no primary and secondary citizenship. There's like 10, 15 मनुस्मृति जैसा है, 15-20 layers of citizenship है, और 15-20 layer, actually 50-60 layers of citizenship. So you have a class of people who are protesting on whether they have a right to feed pigeons or they don't have a right to feed pigeons. And parallelly, you have like a class of citizens who are saying ki whether babies should be fed Anganwadi meals or not, and whether they have a right to be fed an egg or not. This whole country, whether people like it or not, is hardly even capitalist. Modern तो बहुत दूर की बात है. In too many ways, we are not even moving towards a lawful state. The rule of law is not even seen. We are actually moving towards a further differential hierarchical rule of law. Based on your position in society, the kind of laws applied to you will be decided based on where you are located in the society. Fascism. I would really call it Manuism. It's practically Manuvada. Like law will tell you what your status in society is. No, your status will tell you what law is. So if you are a Brahmin and you rape a Dalit woman, it's practically not considered a crime. Centralized Manua was it? Huh? Centralized Manua. Centralized. It was always centralized. So back then it was the kings who were at the center of it. They were the centralized power. But then things never had the sort of influence in the countryside as the modern state does. मैं सच बोलूं तो they have equal influence only. The state also doesn't have go to the villages of Palga. Police fears entering those villages. Who enters those villages? ये बाबा लोग वहाँ पर सत्संग लगाते हैं और स्टेट के रास्ते खोलते हैं. State has very little power in those areas. Their police officers are scared to go to those villages. फिर वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं बड़े बड़े आरएसएस के. अभी आप एक्चुअली आप जाओ, यू विल फाइंड एम्प्टी टेम्पल्स. मतलब इतने पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एक जगह हेलोजन की तरह जल रहा है, और टेम्पल है, और क्यों बना है, किसने बनाया है, वो सब वाडवन पोर्ट के प्रिपरेशन है. प्रिपेयर लाइक कल्चरल प्रिपरेशन फॉर व्हाट इज कमिंग. एक्चुअली विजिट दैट एरिया. रैंडम जगहों पे आपको टेम्पल मिलेगा, इतना वेल फैसिलिटेटेड. So you have sort of made the argument that we do, I mean, it's not your argument or anything like that, but the rule of law is a well established, or it's a necessary condition for a capitalist society to thrive. So given that Indian capitalism is not following that, given also that our political economy, especially in urban areas, is driven largely by imperialistic interests. And there is a weird amalgamation of that and internal rule of
law based on caste and position. So, what does that mean for a political program for urban and rural areas together? Is it that there has to be first a push towards a rule of law, or that there should be a more direct claim based, I mean, there should be a large movement to stake a claim on this state, police state laws. It's not either or. Both has to be done. But the first one is still can be still limited to making certain institutions run more transparently. In the sense that if there is an SRA, there is an MRDA, then these should honestly start producing. No, one is the immediate demand कि भाई मैं मेरा घर को प्रोटेक्ट कैसे करूं. I will look for whatever exists within the law or demand what the system can give is basic rule of law. But to demand that the system works for me or I become part of the system and govern the system for me, that will only come when a class develops a consciousness of it.